बीबीसी दुनिया में आज देखिए वो चेंज मेकर्स जो बदल रहे हैं भारत का समाज। दो गांवों की कहानी जिन्होंने कायम की मिसाल, दो लोग जिन्होंने बदल दी इन गांवों की तस्वीर। दिखाएंगे कवर स्टोरी में इन चेंज मेकर्स की कहानी। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। गांधीवादी विचारों से समाज में बदलाव लाते लोगों की बात कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। जर्मनी और अमेरिका से हथियार मिलने के वादे के एक दिन बाद ही यूक्रेन पर फिर हुए रूसी ड्रोन और मिसाइल से हमले। ओडेसा में बिजली संयंत्र हुआ हमले का शिकार। ईरान के एक मंत्री ने कहा, हिजाब ना पहनने वाली महिलाओं के प्रति थोड़ा उदार रवैया अपनाना जरूरी। ईरानी मंत्री इज़ातुल्लेला ज़ारगामी ने कहा, बिना हिजाब की महिलाओं को देखकर संयम बरतें पुरुष। डॉलर के मुकाबले और गिरा पाकिस्तानी रुपया, बढ़ सकती है और महंगाई। 5 अरब डॉलर ही बचाए पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार। आर्थिक हालात सुधारने के लिए पाकिस्तान को है IMF से मदद की दरकार। और कर्तव्य पथ पर दिखी भारतीय गणतंत्र की ताकत। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। मेमोरियल। तो आज कर्तव्य पथ पर भारत का 74वां गणतंत्र दिवस जोर शोर से मनाया गया। जहां भारत के सांस्कृतिक रंग देखने को मिले, तो वहीं भारतीय सेना ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया। पर भारत आज जहां है, जिस बदलाव का दौर देखा है, वो राह अक्सर आसान नहीं होती, लेकिन जो इसे बदलते हैं उन्हें कहा जाता है चेंज मेकर्स। आज बात ऐसे ही चेंज मेकर्स की। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आदिवासी इलाकों में राजन इंदुलकर एक आवासीय स्कूल चलाते हैं, जिसका नाम है प्रयोग भूमि, जहां आदिवासी समुदाय के उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जिन्हें शिक्षा नसीब नहीं है। यहां राजन इंदुलकर ने शिक्षा के जरिए ग्रामीण विकास का एक मॉडल विकसित किया। देखिए बीबीसी की खास सीरीज द चेंज मेकर्स में बीबीसी संवाददाता जानवी मुले की रिपोर्ट। शिक्षण म्हणजे मुलांना देणं नाही, तर मुलांमधलं जे काही आहे ते बाहेर काढणं। पहाड़ी इलाके में एक नदी के किनारे ये है प्रयोग भूमि। कोकण इलाके के चिपळूण में ये स्कूल है। आसपास के 10-12 आदिवासी गांवों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, वो भी अपनी स्थानीय बोली में। किताबी शिक्षा के अलावा यहाँ जिंदगी जीने के तरीके भी सिखाए जाते हैं। बच्चों को जंगलों की हिफाजत, खेती करना और पशुपालन करने के तरीके सिखाए जाते हैं। एकत्र जेवतील, एकत्र शिकतील, एकत्र जगतील, अशी ही शाळेची संकल्पना आम्ही तयार केली। ही जी मुलं सगळी वंचित समाजातली मुलं आहेत, तर त्यांचं शोषण होत आलेलं आहे। आपलं शोषण कुठे होतं, कशामुळे होतं, आपली फसगत कुठे होती, ही सावधता ह्या मुलांमध्ये यायला पाहिजे। इंदुलकर इस इलाके में 80 के दशक से काम कर रहे हैं। चिपळूण शहरामध्ये विशेषतः राष्ट्र सेवा दलाच पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर, जमिनीच्या हक्काच्या मुद्द्यावर स्त्रियांचं संघटन आहे आणि शिक्षणाचा मुद्दा आम्हाला म्हणजे समजत नव्हता की आपण नेमकं काय करायचं। मग आम्ही शाळांचा सर्व्हे केला आणि मग हे बघताना लक्षात आलं की आमच्याकडे गवळी धनगर नावाचा एक समाज आहे आणि कातकरी नावाचा एक आदिवासी समाज आहे। हे दोन्ही समाज शिक्षणाच्या पूर्णपणे बाहेर होते। 1990 से 2002 के बीच इंदुलकर और उनके साथियों ने डोंगरशाला नाम का मिशन चलाया, जिसके तहत वो अलग अलग गांवों में जाकर बच्चों को पढ़ाते थे। फिर 2004 में उन्होंने ये स्कूल बनाया। आम्ही जे काम करतो तो सुद्धा एक प्रयोग आहे, त्यामुळे प्रयोगभूमी हे आम्हाला अधिक नाव चांगलं वाटलं। प्रयोग भूमि ने इन बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाया और इन्हें सपने देखने की भी हिम्मत दी। मला इंग्रजी विषय आणि मराठी विषय आवडतो। मला शिकून मोठं व्हायचंय आणि शिक्षक व्हायचंय।
पप्पा पुण्याला असतात आणि मम्मी घरी कामाला वगैरे जाते. मला मोठं होऊन निवेदकच व्हावंसं वाटतंय. प्रयोग भूमि उन बच्चों की मदद करता है जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. साथ ही वो आदिवासी इलाकों में कुछ सेंटर्स भी चला रहे हैं जहां पहले से स्कूल जा रहे बच्चों को कुछ और स्किल्स सिखाए जाते हैं. इससे कितना फायदा हुआ मंगेश ने हमें बताया. पहिले आधी गावातले लोक आहेत आमच्याबरोबर सरळ व्यवहार पटायला लागले. आता जे मी नाही शिकलो ते माझ्या मुलांना मी शिकवणार आहे. इस इलाके में बंधुआ मजदूरी खत्म करवाने से लेकर आदिवासियों की कई परंपराओं की हिफाजत करने जैसे काम इंदुलकर और उनके सहयोगी कर रहे हैं. वो यहाँ की डेली लाइफ में आदिवासी समुदाय को पेश आने वाली दिक्कतों का समाधान करने की भी कोशिश करते हैं. गांधीजींनी जे सांगितलं की खेड्याकडे चला, तर मला असं वाटतं की शहरातले दरवाजे बंद व्हायला लागलेत. खेड्यामधल्या ऊर्जा शोधून काढणं त्याच्यावरती पण आम्ही विचार करतो, काम करतो. और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में गोंड आदिवासियों का गांव है मेंढालेखा. ये गांव आज देश भर के कई दूसरे गांवों के लिए मिसाल बन गया है. लेकिन इस गांव ने ऐसा क्या किया जो बाकी गांवों के लिए मिसाल बना? इस गांव के लोगों ने महात्मा गांधी के विचार ग्राम स्वराज को अपनाया और इस गांव की पहल से उसे अपने जंगलों पर अधिकार मिला, जिनका फायदा दूसरे गांवों को भी हुआ. देखिए बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोन्नूर की ये रिपोर्ट. महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के इस घने जंगल में महात्मा गांधी के विचार आत्मनिर्भर ग्राम स्वराज को हकीकत में बदलते देखा जा सकता है. मेंढालेखा इस गोंड जनजाति के गांव ने जो हासिल किया है वो शायद किसी दूसरे गांव ने हासिल नहीं किया. इस गांव की आबादी 500 लोगों की है और इस गांव ने सालाना 1.5 करोड़ रुपए की कमाई कर दिखाई है. अगर हम लोगों को सशक्त करने की दिशा में काम करना चाहते हैं तो हमें आम जनमत की कोशिशें करनी चाहिए. मेंढालेखा ने ऐसा ही किया. अपनी स्टडी में हमने पाया कि मेंढालेखा गांव में लंबे समय से सर्वसम्मति से फैसले लिए जा रहे हैं. 80 के दशक में मोहन हीराबाई हीरालाल चंद्रपुर से गढ़चिरौली स्थित गोंड जनजाति के गांव मेंढालेखा पहुंचे. यहाँ उन्होंने गांव के सरपंच देवाजी तोफा से मुलाकात की. हमें कानून और उसकी पेचीदगियों की जानकारी नहीं थी और मोहन भाई को स्थानीय परंपराओं के बारे में नहीं पता था. हम दोनों ने एक दूसरे को समझा और मदद की. जब आप कहते हैं कि हमारे गांव में हमारा राज, तो ये सही नहीं है, तो इसके बदले क्या कहा जाए? उन्होंने कहा, दिल्ली और मुंबई में ये हमारी सरकार है और गांव में भी हमारी सरकार है. मेंढा ग्राम सभा ने इसे अपनाया और इसका असल मतलब भी जाना. इसका मतलब है मजबूत ग्राम सभा जिसके पास सभी अधिकार हों. हर ग्रामीण इसका सदस्य होगा और इसी का फैसला सर्वोच्च होगा. पहली लड़ाई निस्तार के अधिकारों को लेकर हुई. ब्रिटिश राज से ही आदिवासियों को निस्तार अधिकार दिए गए थे, जिसके तहत उन्हें आसपास के जंगल से मिलने वाला सामान लेने और इस्तेमाल करने की सहूलियत थी. लेकिन ये अधिकार छीन लिए गए. इसलिए गोंड आदिवासी लकड़ी का गोटुल बनाने से वंचित हो गए, जो सदियों से पुरानी परंपरा थी. उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया और विरोध जताने के लिए गोटुल बनाए और इस तरह मेंढा ने निस्तार अधिकार दोबारा हासिल कर लिए. लेकिन ये बस शुरुआत भर थी. 1996 में पेसा एक्ट आया, जिससे उन्हें संयुक्त वन प्रबंधन में जुड़ने का मौका दिया गया. साल 2006 में एक और निर्णायक फैसला हुआ. केंद्र सरकार फॉरेस्ट राइट एक्ट लेकर आई, जिसके तहत ग्राम सभाओं को उनके वनों पर पूर्ण अधिकार दिए गए. जिस तरह गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, उसी तरह हमने जंगलों से बांस लाकर अपने गांव में रख लिए. तत्कालीन केंद्रीय वन मंत्री खुद मेंढा गांव गए और उन्हें व्यक्तिगत रूप से बांस बेचने का परमिट सौंपा. पहले ही साल में उसने 1 करोड़ 22 लाख रुपए का बांस बेचा. अगर मेढ़ा गांव आज इस तरह आप देख पा रहे हैं तो ये सिर्फ सर्वसम्मति से लिए गए फैसले की वजह से है. अगर हम एक राय से फैसला नहीं कर पाते तो रुक गए होते. हमने कभी जल्दबाजी नहीं दिखाई, भले ही इससे फैसला करने में कुछ देर क्यों ना हो जाए. आज देश भर के हजारों गांव ग्राम स्वराज के इस मेंढालेखा मॉडल पर चल रहे हैं. मयूरेश कोन्नूर, गढ़चिरौली, बीबीसी. और वक्त एक ब्रेक का है. ब्रेक के बाद चीन के गांव में कोरोना का कहर. बीबीसी दुनिया में अब भी बहुत कुछ है बाकी.
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। चीन ने हाल ही में आई कोरोना की नई लहर बुजुर्गों पर भारी पड़ी है। अब बीबीसी के एक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना की इस लहर से काफी लोगों की मौत हुई है। देखिए बीबीसी संवाददाता स्टीफन मैकडोनल्ड की ये रिपोर्ट। चीन के शांग्सी प्रांत में ताबूत बनाने वाले आजकल बहुत व्यस्त हैं। चीन के शहरों में कोरोना से हुई मौत के आंकड़े को लेकर लगातार बहस हो रही है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में मौत का आधिकारिक आंकड़ा अब तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ के कब्रिस्तानों पर जाने पर पता लगता है कि मौत बहुत ज्यादा हुई हैं। हमने अंतिम संस्कार के काम से जुड़े जितने भी लोगों से बात की, सबने डिमांड में बढ़ोतरी की बात कबूल की है। इस शख्स का कहना है कि कोरोना से हुई मौतों के कारण अंतिम संस्कार से जुड़ी चीजों की मांग 2 से 3 गुना तक बढ़ गई है। बीमार लोग पहले से ही कमजोर हैं और फिर उन्हें कोविड भी हो जा रहा है और ज्यादा उम्र के लोग इसे झेल नहीं पा रहे। चीन की सरकार ने वहां के अस्पतालों में कोरोना की वजह से 70,000 से ज्यादा मौतों की बात कबूल कर ली है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में मेडिकल सुविधाओं की कमी है, इसलिए कई लोगों की मौत घरों पर भी हो जाती है। ज्यादातर की गिनती आधिकारिक मौतों में नहीं हो पाती। उन्हें गंभीर डायबिटीज था, बाद में उन्हें कोविड भी हो गया। उन्हें तेज बुखार था, कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया। उनका इम्यून सिस्टम ये सब झेल नहीं पाया। वांग पेवेई ने हाल ही में अपनी एक महिला रिश्तेदार को कोविड की वजह से खो दिया। वो करीब 50 साल की थीं। उनका कहना है कि इस तरह किए जाने वाले बौद्ध अंतिम संस्कार की लागत बहुत बढ़ गई है। वो एक अच्छी इंसान थी। उन्हें अंतिम विदाई के लिए एक बड़ा कार्यक्रम करना जरूरी है, जितना बेहतर हम कर पाएं। स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए चीन में लाखों लोग अपने शहरों में वापस लौटे हैं। वैसी जगहें जहां ज्यादा उम्र के लोगों की आबादी बहुत है, उन्हें कोविड से ज्यादा खतरा है। ये पटाखे, ये तस्वीरें, ये सजावटी सामान और खाने पीने की चीजें नए साल का जश्न मनाने के लिए हैं। चीन के लोग इन्हें खरीदते हैं। आमतौर पर ये जश्न का समय होता है। इसे चीन का सबसे बड़ा त्योहार भी माना जाता है। लेकिन इस बार शायद लोग इतने ज्यादा जश्न के मूड में नहीं हैं, क्योंकि लोगों ने अपने प्रियजनों और रिश्तेदारों को कोविड की वजह से खो दिया है। मैंने इस किसान से पास में मौजूद उस जगह के बारे में पूछा जो एक नई कब्रगाह की तरह दिख रही है। लोग अपने वृद्ध रिश्तेदारों को दफना रहे हैं। मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। वो वहां मौजूद मिट्टी के ढेरों की तरफ इशारा करते हैं, जिनमें लाल झंडे लगे हैं। कुछ हजार की आबादी वाले उनके गांव में 40 से ज्यादा लोगों की मौत नई लहर की वजह से हुई है। अब ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सबसे बुरा दौर बीत चुका है, और ये भी आशा कर रहे हैं कि जिन खेतों में वो फसल उगाते हैं वहां और प्रियजनों को दफनाना ना पड़े। और अब खबर यूक्रेन से। कल ही जर्मनी, अमेरिका और यूक्रेन के सहयोगियों ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन को टैंक्स देंगे। उसके 24 घंटे से भी कम वक्त में रूस ने अपनी मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन को एक बार फिर से निशाना बनाया है। हमलों की वजह से यूक्रेन के लोगों को मेट्रो स्टेशंस में पनाह लेनी पड़ी है। कीव के मेयर ने आशंका जताई है कि ऐसे और हमले हो सकते हैं। रूस के ताज़ा हमलों में एक शख्स के मारे जाने की खबर है और 2 जख्मी हुए हैं। ओडेसा शहर में 2 पावर प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया है, जिससे बिजली की सप्लाई बाधित हुई है। यूक्रेन की एयरफोर्स ने दावा किया है कि ईरान में बने 24 ड्रोन्स को मार गिराया गया है। और राजधानी कीव में हवाई हमलों के बीच बीबीसी संवाददाता जेम्स वाटरहाउस को भी काफी एहतियात बरतनी पड़ी। ये रूस की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाता है ताकि लोग बिजली से वंचित हो जाएं। यूक्रेन कहता रहा है कि उसे इन टैंकों की बहुत जरूरत है। यूक्रेन को उम्मीद है कि वो इन टैंकों की मदद से रूस को पीछे धकेल देगा। इन टैंकों के लिए स्पेयर पार्ट्स और ट्रेनिंग की भी जरूरत होगी और इसमें कुछ समय लगेगा। और वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद स्पेसक्राफ्ट जो बताएगा जुपिटर ग्रह के अनसुलझे रहस्य, और इन रहस्यों की बात एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। अप्रैल में लॉन्च होने वाला है एक स्पेस क्राफ्ट जो बृहस्पति ग्रह पर मौजूद रहस्यमयी चांद का अध्ययन करेगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी से जुड़े एक बड़े मिशन के लिए वैज्ञानिक ये स्पेस क्राफ्ट तैयार करने में जुटे हैं। बीबीसी संवाददाता रेबेका मोरेल जूस नाम के इस एयरक्राफ्ट को देखने पहुंचे। बृहस्पति ग्रह पर मौजूद चांद कुछ ऐसा खूबसूरत दिखता है। बाहर से ये बर्फ से ढका है और अंदर मौजूद हैं विशाल समंदर होने के सबूत जहां जीवन हो सकता है। अब इन चांदों की स्टडी करने के लिए एक मिशन शुरू होने वाला है। फ्रांस के टोलूज में एयरबस कंपनी में इंजीनियर्स स्पेसक्राफ्ट को फाइनल टच देने में जुटे हैं। इसका नाम रखा गया है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर यानी जूस। इसमें कई आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए हैं जिसमें बर्फ के अंदर तक देख पाने वाला रेडार है जो सतह का 3D मॉडल तैयार करेगा। इसके अलावा इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी लगे हैं। इन चांदों पर जो समुद्र मौजूद हैं वो इन जगहों पर जीवन के विकास की शुरुआती शर्तों को पूरा करते हैं और इसी वातावरण की हम आगे स्टडी करना चाहते हैं। जूस 8 साल में 4 अरब मील से ज्यादा की दूरी तय कर अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। ये एयरक्राफ्ट बृहस्पति पर मौजूद 3 चांदों का अध्ययन करेगा। ये सोलर सिस्टम के सबसे बड़े चांद गनीमेड के पास से भी गुजरेगा। इस पर मौजूद समुद्रों का पानी पूरी धरती के पानी से ज्यादा है। ये स्पेसक्राफ्ट कैलिस्टो, जिसकी सतह क्रेटर्स से ढकी है, बर्फ के भीतर से निकल रही भाप को ढूंढने की कोशिश करेगा। मुझे नहीं लगता कि वहां पहुंचने पर हम समुद्र में बहुत सारी मछलियां मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, पर सच कहें तो हमें कुछ पता नहीं। हम अपनी समझ और इस वातावरण में जीवन की मौजूदगी के अध्ययन के बेहद शुरुआती चरण में हैं। अब अगला कदम होगा इस एयरक्राफ्ट को इसी साल अप्रैल में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार करना। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन रहस्यमयी चांदों की सतह के नीचे असल में क्या है अब शायद पता चल पाए। और कमाल का पियानो बजाता है 11 साल का ये बच्चा। अमेरिका के कोलोराडो में रहने वाले जूड ऑटिस्टिक हैं, लेकिन म्यूजिक में उनके टैलेंट को देखकर कई लोग दंग रह जाते हैं। और ये ना सिर्फ कमाल का पियानो बजाते हैं बल्कि इन्होंने खुद ही सीखा है। अब तो कोई भी गाना सुनकर उसकी धुन वो पियानो पर बजा देते हैं। उनका ये टैलेंट टीवी पर बिछा गया है। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।